Hello everyone, this is Megha and welcome to Punk Academy. So today's video is going to be about theory of demand part A. So in this video we are going to cover part A of theory of demand. So now let's get into the video. ओके सो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिमांड क्या होता है. हम अपनी एवरीडे लाइफ में हम सब डिमांड करते हैं. वी ऑल डिमांड एज अ कंज्यूमर. तो डिमांड होता है किसी चीज को परचेज करना. तो सिर्फ परचेज करना ही डिमांड होता है? नहीं. डिमांड इंक्लूड करता है 3 फैक्टर्स. द 3 फैक्टर्स आर मूविंग अप डिजायर, मीन्स यू शुड हैव द डिजायर टू वांट समथिंग. लेकिन सिर्फ डिजायर होने से वो डिमांड क्रिएट नहीं करता है मार्केट में. सपोज यू वांट टू बाय अ कार. सिर्फ आप ये चाहते हो कि मन में हम एक कार खरीदनी है, लेकिन सिर्फ desire doesn't create demand. The second factor is purchasing power. If you have a desire, you should have a certain purchasing power कि आपका इतना बजट होना चाहिए that you can afford to buy that car. The third one is willingness to spend. और आप वो खरीदना चाहते हो. मीन्स द 3 फैक्टर्स आर, सबसे पहले अगर आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी सिर्फ डिजायर वहाँ इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी दिन में हजारों डिजायर्स करते हैं. वी वांट टू बाय दिस, वी वांट टू बाय दिस, लेकिन सिर्फ डिजायर करने से हम डिमांड क्रिएट नहीं करते हैं. सेकेंडली, हमारे पास एक बजट होना चाहिए दैट वी हैव द परचेजिंग पावर टू बाय दैट सर्टेन थिंग. ठीक है, सपोज कार. और थर्ड इज कि आपके पास बजट है और आप स्पेंड भी करना चाहते हो उसको उस प्रोडक्ट पे, तब जाके वो मार्केट में आपकी डिमांड क्रिएट करता है. सो डिमांड इंक्लूड्स 3 थिंग्स. द फर्स्ट वन इज डिजायर, second one is purchasing power, and third is willingness to spend. So if you have these 3 factors, you are creating a demand in the market. Okay, so demand की definition है, demand for a commodity is the desire, means you want that thing. Demand for a commodity is the desire to buy a commodity with purchasing power and the willingness to spend. You have the purchasing power, also you are willing to spend that थिंग. ओके, सो इससे क्रिएट होती है आपकी डिमांड. हम सब एज अ कंज्यूमर अपनी डे टू डे लाइफ में डिमांड करते हैं. बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, लाइक वी वांट अ सर्टेन क्लोथ, वी वांट अ सर्टेन प्रोडक्ट. बट सिर्फ वांट करने से, सिर्फ डिजायर करने से डिमांड क्रिएट नहीं होती है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द शेड्यूल ऑफ डिमांड. सो डिमांड एंड प्राइस हैज इनवर्स रिलेशनशिप. उनका ऑपोजिट रिलेशनशिप है. मीन्स जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है, आप अपनी डिमांड कम कर देते हो, और जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस डिक्रीज होती है, आपकी डिमांड इंक्रीज होती है. हम हमेशा जिस वेट करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, हम वेट करते हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो, फिर हम इसको खरीद सकें. तो मीन्स एट अ लेसर प्राइस यू आर क्रिएटिंग मोर डिमांड. अब डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होने के वजह से जो डिमांड स्लोप है वो डाउनवर्ड, it's a downward sloping curve. Okay, means it's slope downward because of the inverse relationship between price and demand. आप इस स्केड्यूल में देख सकते हो कि प्राइस 1 है तो डिमांड 40 है, फिर प्राइस 2 हुई तो डिमांड आपकी डिक्रीज हुई टू 30, देन योर प्राइस इंक्रीजेस टू 3 and your demand decreases to 20, and then price 4 पे आपकी डिमांड सबसे लोएस्ट है, that is 10. ठीक है, तो यही रिलेशनशिप है डिमांड में एंड प्राइस में, मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप है. ठीक है, फिर अब 2 फैक्टर्स हैं, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड. ये जो सारी चीजें हैं ये डिमांड है. ठीक है, ये पूरा सम टोटल ये डिमांड है. अब हम इसमें से किसी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करें कि प्राइस 2 पे आप कितनी डिमांड कर रहे हो, 30, तो ये आपकी क्वांटिटी डिमांड है. क्वांटिटी डिमांड मीन्स जब आप किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज करते हो किसी स्पेसिफिक प्राइस पे, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड, और ये सारी आपकी हैं डिमांड. ठीक है, सो डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड. डिमांड अभी हमने देखा कि पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, और जब हम किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करें टू बी परचेज अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस, दैट इज क्वांटिटी डिमांड. नाउ डिमांड शेड्यूल. अब जो हमारी डिमांड है उसको हम एक शेड्यूल में प्रेजेंट कर देते हैं. सपोज डिमांड एंड प्राइस, तो हमारी प्राइस है 1 2 3 4, एंड हमारी डिमांड यहाँ प्राइस जब सबसे कम थी तो हमारी डिमांड 40 30 20 एंड 10. तो हम जब अपनी
डिमांड को एक स्केड्यूल में प्रेजेंट करते हैं वो हमारा फॉर्म करता है डिमांड स्केड्यूल. डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस. जब हम अपनी डिमांड को, सिंपल बात करें, जब हम अपनी डिमांड को उठा के एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल. ठीक है. अब डिमांड स्केड्यूल दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल. जब आप किसी इंडिविजुअल की डिमांड की बात करते हो और उसको उठा के टेबल के फॉर्म में रख देते हो वो हो जाता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल. और जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट में हमारी एक से ज़्यादा लोगों की डिमांड आ जाती है. मीन्स बहुत सारे, जब आप कंज्यूमर्स की डिमांड उठा के एक टेबल में, एक स्केड्यूल में रख देते हो, दैट क्रिएट्स मार्केट डिमांड स्केड्यूल. सो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल रेफर्स टू डिमांड स्केड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर इन द मार्केट, and market demand schedule represent demand for a commodity by all the consumers in the market. एक कमोडिटी की डिमांड जब हम बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को उठा के रख देते हैं वो फॉर्म करता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल. एंड वहीं पे अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, एक इंडिविजुअल की डिमांड की बात करें, दैट फॉर्म्स इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल. स्केड्यूल में क्या आता है, आपकी टेबल आ जाती है. ओके, दैट्स इट. सो दिस इज द स्केड्यूल ऑफ मार्केट डिमांड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिमांड कर्व. जब आप अपनी डिमांड को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो, when you are representing your demand in a graph, that is demand curve. Simple graphical representation of demand schedule. इसी स्केड्यूल का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, उसको हम बोलेंगे डिमांड कर्व. सो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल showing different quantities of a commodity to be purchased at different possible prices of that commodity. Okay, तो जब आप इसी स्केड्यूल को एक ग्राफ के फॉर्म में रख दोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे, वो आपका डिमांड कर्व फॉर्म हो जाएगा. ओके, अब डिमांड कर्व भी टू टाइप के होंगे. पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सेकेंड मार्केट डिमांड कर्व. तो जब आप इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को एक कर्व में फॉर्म करोगे वो आपका हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व. और जब आप मार्केट स्केड्यूल को, ये अपना मार्केट स्केड्यूल है, इसको आप कर्व में शो कर रहे हो, ग्राफ में शो कर रहे हो, वो आपका बनेगा मार्केट डिमांड कर्व. क्लियर है? Now let's see individual demand determinants. Determinants are those things which impact our demand. So the first one is own price of the commodity. जो commodity की price है वो impact करती है हमारी demand को. कैसे? अगर किसी चीज़ की price ज़्यादा होती है तो हम वहाँ सोचते हैं कि हम demand करें या नहीं करें, means we want to buy that thing or not. लेकिन अगर उसी चीज़ की price कम होती है तो we think कि चलो हाँ खरीद लेते हैं, है ना. तो प्राइस बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डिमांड को क्रिएट करने में. सो द फर्स्ट फैक्टर इज ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. इट मीन्स दैट इफ प्राइस विल इंक्रीज देन डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइसा वर्सा. मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो आपकी डिमांड डिक्रीज होगी, एंड अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी. दिस मीन्स दैट प्राइस एंड डिमांड हैज इनवर्स रिलेशनशिप, अभी हमने देखा, और इसी इनवर्स रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड. Law of demand means that there is an inverse relationship between own price of the commodity and demand. Okay. The second is taste and preference. अब जो मार्केट डिमांड है या फिर जो डिमांड है हमारी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंडिविजुअल के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे. अगर आप किसी चीज़ के लिए अपना एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट डेवलप कर लेते हो तो आप उसकी डिमांड करोगे अगेन एंड अगेन. सपोज यू लाइक सर्टेन नूडल्स ऑफ सर्टेन ब्रांड, तो अब आपका वो टेस्ट में चला गया, आपके फेवर में चला गया वो टेस्ट, तो आप उसकी चीज़ की डिमांड भी इंक्रीज कर दोगे. एंड प्रेफरेंसेज, यू हैव सर्टेन प्रेफरेंसेज इन योर फेवर फॉर सर्टेन प्रोडक्ट, तो आप उस चीज़ की भी डिमांड ज़्यादा करोगे. सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट डिमांड क्रिएट करने में और इंडिविजुअल डिमांड क्रिएट करने में. For demand for those goods and services also depend on individual taste and preference.
थर्ड इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब हमारी जो इनकम है वो भी डिमांड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, और अगर हमारी इनकम कम है तो ऑब्वियसली फिर हम कम ही डिमांड करेंगे अपने बजट के अकॉर्डिंग। इनकम ऑफ कंज्यूमर, when our income will increase, obviously we are going to increase our demand, and when our demand is going to decrease, obviously we are going to decrease our demand, है ना, यही होगा नॉर्मली। लेकिन इसमें भी दो क्लासिफिकेशन है, एक है नॉर्मल गुड्स, एक है इंफीरियर गुड्स। सो नॉर्मल गुड्स में इनकम एंड डिमांड का रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, मीन्स इफ योर इनकम विल इंक्रीज योर डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। लेकिन इंफीरियर गुड्स में इनकम एंड डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। इंफीरियर गुड्स हम कह सकते हैं थोड़े लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, लाइक कॉर्ड स्क्रीन, जो लोग तब यूज करते हैं व्हेन देयर इनकम इज वेरी लो। सो जब उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो अपनी इन प्रोडक्ट्स की डिमांड को डिक्रीज कर देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब उनकी इनकम इंक्रीज होगी वो ऐसे प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो इनकी डिमांड भी फॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है और इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन और इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो रही है। और अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है तो हम ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे टू इंफीरियर गुड्स। हम इंफीरियर गुड्स कह सकते हैं लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। तो आप ऑब्वियसली जब आपकी इनकम बढ़ेगी, यू वांट टू इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यू वांट टू कंज्यूम मोर क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड को डिक्रीज कर दोगे। तो इनकम और इंफीरियर गुड्स का रिलेशनशिप, इंफीरियर गुड्स डिमांड हैज इनवर्स रिलेशनशिप, और normal goods and income has positive relationship. When your income will rise, you will increase your demand for normal goods. The other determinant is future expectations. Future expectations means you are assuming कि certain product की demand decrease हो जाएगी future में, तो अभी आप उसके हिसाब से अपनी डिमांड, प्रेजेंट डिमांड को चेंज कर रहे हो, उसको बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में ऐसा है कि सपोज आप अज्यूम कर रहे हो कि सर्टेन प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होने वाली है फ्यूचर में। सपोज अभी किसी चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइस 100 है, फ्यूचर में आपको लग रहा है कि उसी चीज़ की प्राइस 900 हो सकती है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी आज की डिमांड को चेंज कर लोगे। आपका पहले कोई प्लान नहीं था इस प्रोडक्ट को डिमांड करने का या इस प्रोडक्ट को परचेज करने का, लेकिन क्योंकि आपको लग रहा है फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज हो सकती है, तो आप अभी से इसको स्टोर करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा बहुत सारे वेजिटेबल्स में होता है, अनियंस लाइक टोमेटोज, आपको ऐसे लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, तो आप फ्यूचर के अजम्पशन के हिसाब से अपनी प्रेजेंट डिमांड को फ्लक्चुएट कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो हमारे गुड्स भी टू टाइप्स में कैटेगराइज हैं। द फर्स्ट इज सब्सटीट्यूट गुड, द सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Substitute goods are those goods which can be substitute for each other like tea and coffee. अगर आपको एक नहीं मिला तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरे में काम चल जाएगा। अगर आप किसी शॉप पे गए चाय पीने, उसने कहा भैया चाय तो नहीं है, कॉफ़ी चलेगी, आपने बोला हाँ चलो ठीक है कॉफ़ी चलेगी। तो सब्सटीट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, टी की डिमांड बढ़ेगी, टी की प्राइस बढ़ गई, तो आपने कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज कर दी, है ना। इसमें होता है दैट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। एक की प्राइस इंक्रीज होने पे आप दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज कर देते हो, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स इफेक्ट। और इसका वाइस वर्सा होगा फिर, इफ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। अगर टी की आप पहले कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे थे और टी की प्राइस गिर गई तो आप टी पे शिफ्ट हो जाओगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन्स एक के बिना आप दूसरे का कंजम्पशन ईजिली कर सकते हो। द सेकेंड गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स विच कंप्लीट डिमांड फॉर ईच अदर, एक दूसरे की जो डिमांड को कंप्लीट करते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल।
अगर पेट्रोल नहीं होगा तो आप कार कैसे चलाओगे? तो पेट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन योर कार। तो अगर इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। इसमें इन्वर्स होता है कि अगर अगर मान लीजिए पेट्रोल के प्राइसेस हाई हो गए और आपको कोई कार लेने का आपका प्लान था, तो आप उस प्लान को शिफ्ट कर दोगे कि अभी कार के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, अभी पेट्रोल के प्राइसेस बहुत हाई चल रहे हैं, अभी हम कार को थोड़ा डिले कर सकते हैं, है ना। तो इसमें एक की प्राइस ने दूसरे की डिमांड को इम्पैक्ट किया, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच कंप्लीट डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर डिमांडेड टुगेदर। मीन्स ये इनकी डिमांड एक साथ ही फ्लक्चुएट करेगी, लाइक कार एंड पेट्रोल। अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। अगर पेट्रोल की प्राइसेस गिर गई, आज के टाइम पे पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई, तो आप कार अगर लेने का सोच रहे थे 4 दिन बाद, तो आप आज ही जाके कार ले लोगे फटाफट, है ना। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं लाइक इंक एंड पेन, पेंसिल एंड इरेजर। ये लाइक एक दूसरे के बिना इनका क्या काम, अगर आप पेंसिल नहीं होगी तो इरेजर का क्या काम। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब ये साथ में डिमांड किए जाते हैं। और सब्स्टिट्यूट गुड्स इसके ऑपोजिट होते हैं विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। नाउ लेट्स सी मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन दो ही हैं, एक है पॉपुलेशन साइज एंड दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉपुलेशन साइज में मीन्स नंबर ऑफ बायर्स। अगर पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। मीन्स अगर डिमांड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ अ कमोडिटी। अगर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, है ना। और अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पॉपुलेशन कम है या उसके नंबर ऑफ बायर्स कम है तो उसकी डिमांड भी कम होगी। सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है हमारी कंट्री में वो इक्वल है, हर एक सेक्शन, हर एक सोसाइटी के सेक्शन के लिए इक्वल है, तो डिमांड भी इक्वल होगी मार्केट में फॉर एवरी प्रोडक्ट। अदरवाइज अगर हमारी जैसे कंट्री इंडिया का एग्जाम्पल लें तो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज वेरी अनइक्वल। इसके वजह से जो लग्जरी गुड्स हैं उनके लिए डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन जो नॉर्मल गुड्स हैं स्पेशली इंफीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड डिक्रीज होगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अफेक्ट्स demand, like if distribution of income is equal then demand for every good will be equal, and if distribution of income turns unequal then only demand for luxury goods will increase because only richer section of the society will afford to buy those products. Also if the income of poor people of the society will decrease then they will shift their demand from normal goods to inferior goods। वो अपनी डिमांड को नॉर्मल गुड्स से इंफीरियर गुड्स में शिफ्ट कर देंगे। ओके, सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। 5 इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स हैं एंड 2 आर मार्केट डिमांड डिटर्मिनेंट्स। इंडिविजुअल मीन्स जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, एंड मार्केट डिमांड जो एक पूरी मार्केट की डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड पार्ट ए ऑफ डिमांड, और ये चैप्टर आपके टर्म 1 में आना है और हम उसी अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।